फ्यूजन कैप्चर बीट हो सकता है? नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक और चीज़ लिखें, रेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर। जो इरेगुलरली इरेगुलर होगा वो एट्रियल फिब्रिलेशन विद अंडरलाइंग WPW सिंड्रोम या बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। इरेगुलरली इरेगुलर अगर कोई पैटर्न है, जैसे फ्यूजन और कैप्चर बीट का कोई पैटर्न होगा, पॉलीमार्फ VT होगा तो लॉन्ग QT के बाद टॉर्सेट्स टाइप होता है, तो वो कोई पैटर्न होगा। तो जिसमें कोई आर्टिफैक्ट्स में भी पैटर्न होगा, एक नीट क्लीन होगी, बाकी सब में आर्टिफैक्ट्स होगा। तो जिसमें पैटर्न होगा ना वो रेगुलरली इरेगुलर होगा। तो अगर आपका इरेगुलरली इरेगुलर है, ठीक है, तो फिर आपका एट्रियल टैकिकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, पॉलीमार्फिक VT विद फ्यूजन कैप्चर बीट्स, आर्टिफैक्ट्स, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी आउट हो जाती हैं। ठीक हो गया? अब हम दो डिफरेंशियल के ऊपर हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन विद अंडरलाइंग एसेसरी पाथवे और एट्रियल फिब्रिलेशन विद अंडरलाइंग बंडल ब्रांच ब्लॉक। उसको पहले लेफ्ट बंडल था, राइट बंडल तो नहीं है ना, लेफ्ट बंडल। तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट? हो रही है? दिखाएं कहाँ हो रही है? जैसे यहाँ पर ये छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, और इसकी मतलब वो जो विड्थ है वो भी बीट टू बीट चेंज हो रही है। वो तो प्री ऑक्युपाइड है। यहाँ पे कह सकते हैं, ये लास्ट में आप कह सकते हैं, यहाँ पे क्यों मलिक साहब? ये बहुत वाइड है, ये थोड़ा नैरो है, ये थोड़ा नैरो है, ये थोड़ा वाइड है कि नहीं? यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो आपने चीज़ को दिखाना भी है। तो आप अगर ये देखें तो ये QRS वाइड है, ये थोड़ा सा नैरो है। तो अगर आपका फिक्स्ड बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो सब QRS एक ही विड्थ के होंगे। अगर QRS विड्थ वाइज चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है उसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। ठीक है? तो आपके ख्याल में चलो एक चीज़ तो कंफर्म है कि QRS विड्थ वेरी कर रही है, ये एग्री करें सर? अच्छा, अगला क्वेश्चन। नहीं, वो डिपेंड करता है, अभी इसका मैकेनिज्म देखेंगे। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं ना सर, वो वैसे ही है कि ये वाइड हैं 3 स्मॉल बॉक्सेस, लेकिन ये लगता है कि 2 स्मॉल बॉक्सेस भी शायद मुश्किल से हो। ये बहुत ज़्यादा वाइड है, ये कुछ इन बिटवीन है। ठीक है? अच्छा, एक वो आपकी बात हमने मान ली कि इसकी QRS ड्यूरेशन जो है इट्स वेरिंग, QRS ड्यूरेशन इज़ वेरिंग। ओके, नेक्स्ट। और जो टू RR वेव्स है ना, उनमें अगर 250 मिलीसेकंड्स तक अगर डिस्टेंस आ रहा है वो भी वेव साइड। ये दिखाएं कहाँ पे है? जैसे ये वाला जो है ना, ये तो बिल्कुल ही यानी कि वो थोड़ा सा ये कैसे है? स्मॉल बॉक्सेस लग रहे हैं। काउंट करें। 300 मिलीसेकंड तकरीबन ये बनेगा। चलो गिर ना जाए, मैं ये मैक्सिमम है मेरा ख्याल है। मैं इसको कहता हूँ और इसको कहता हूँ। ये थिक लाइन से स्टार्ट हो गया ना, थिक लाइन से कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं? ये 5 स्मॉल, और और यहाँ से भी थिक लाइन पे स्टार्ट हो गया, 5 स्मॉल बॉक्सेस है। चलो एक और कर लो, 6 है, तो कितना रेट बन गया? ये 300 वेव्स पर मिनट तक का बन। अगर 5 हो स्मॉल बॉक्सेस तब 300 है, अगर 6 हैं तब 40 मिली सेकेंड्स और ऐड कर दें। ठीक है? अगर मिली सेकेंड्स में आपने लेना है तो जो एट्रियल फिब्रिलेशन है बाय बुक्स, जो AV नोड है उसकी प्रॉपर्टी है कि कुछ इम्पल्सिस को जाने देगा, कुछ को नहीं जाने देगा। लेकिन एसेसरी पाथवे का ये बिहेवियर नहीं है। वो 400 का अगर एट्रियल फिब्रिलेशन का रेट है, 500 का, तो वो हो सकता है वेंट्रिकुलर रेट 400 पे ले जाए। तो अगर आपका वेंट्रिकुलर रेट 300 को टच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम से इम्पल्स एट्रिया की जो 400 की इम्पल्स है, उसके पास क्या रास्ता है? AV नोड। लेकिन अगर AV नोड उसका रास्ता है तो जो वेंट्रिकुलर रेट है वो 400 के ऊपर तो नहीं होगा। AV नोड कुछ को जाने देगा, कुछ को नहीं जाने देगा। तो जब AV नोड से वो जाएगा तो जो भी बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो QRS विड्थ एक जैसी होगी और रेट 300 नहीं हो सकता, क्योंकि AV नोड 300 के ऊपर एट्रियल को कंडक्ट नहीं करेगा। वो उतनी देर में रिफ्रैक्टरी होगा, कुछ को आने देगा, कुछ को नहीं आने देगा। तो अगर आपका RR इंटरवल 300 को अप्रोच कर रहा है, 280 बीट्स को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अल्टरनेट रूट है। तो अल्टरनेट रूट क्या होगा? एक्सेसरी पाथवे होगा। तो अगर एक्सेसरी पाथवे से कोई चीज़ कंडक्ट करेगी तो उस इम्पल्स में
और जो इम्पल्स एवी नोड और हिस परकंजे सिस्टम से कंडक्ट करेगी, क्या फ़र्क होगा? जो एक्सेसरी पाथवे से करेगी उसमें डेल्टा वेव आएंगी तो ब्रॉड होगी, क्यों? क्योंकि सेल टू सेल डी यस, इसलिए ये प्योर एसेसरी पाथवे से गया है, इसलिए वाइड है। सुनना मलिक साहब। और ये हो सकता है नॉर्मल एवी नोड हिस परकंजे सिस्टम से गया है, और जो दोनों से जाएगा वो क्या होगा? हाइब्रिड होगा, फ्यूजन बीच होगा। ठीक है, आपने ईपी में आना है। इंशाल्लाह। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, आप बाद में भाग नहीं जाना, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि अगर 3 QRS बन रही हैं, एक बहुत ज़्यादा वाइड है तो वो मसल टू मसल है, इसलिए VT अगर मायोकार्डियल VT होगा वो वाइड होगा। अगर हिस परकंजे सिस्टम वाला VT होगा ना तो वो क्या होगा? वो नैरो होगा, क्योंकि उसको कंडक्शन सिस्टम जितना मिलेगा, तो कंडक्शन सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ब्रिस्क है, वो मोटरवे है, फ़ौरन से पहले जाएगा। ये अंदर का रोड है, लाहौर TP का रोड है, 20-30 की स्पीड पे जाएगा, वो 120 की स्पीड पे जाएगा, समझ गए हैं? तो वो 120 पे जो चढ़ेगा वो नैरो, ब्रिस्क और अगली लुकिंग QRS नहीं होगा, नॉर्मल लुकिंग QRS होगा। अगली लुकिंग मीन बिसार है, ये QRS जो बना है ये नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम से नहीं बना है, इसलिए उसको अगली कहते हैं, ठीक है। तो वेरी वाइड मीन मसल टू मसल, हाइब्रिड मीन आधा उधर से आधा उधर से, और प्योर एवी नोड हिस परकंजे सिस्टम से नैरो होगा, ठीक है। तो ये कह देना एग्जाम में कि ये प्री एक्साइटेड एट्रियल फिब्रिलेशन है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। उस तक पहुंचने के लिए उस सारे रास्ते को साइंटिफिकली बोलना, ये असल आपका ट्रिक है। कार्डियोलॉजिस्ट का ये काम नहीं है, चेस्ट पेन है MI है, नहीं, ये क्या बात है, क्या ख्याल है? चेस्ट पेन का क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है? अच्छा, ST एलिवेशन है सर, ये इन्फ्यूवल MI है। अच्छा, इन्फ्यूवल MI है, इन्फाक्शन है, ठीक है, कोई कॉर्नरी स्पैज़म भी हो सकता है, कोई आर्टिफैक्ट भी हो सकता है। तो आपने लाइफ में EP के बाद एक चीज़ हमेशा जहन में रखना है कि बेशक चीज़ पैथोनिमोनिक भी नज़र आ रही हो ना कि सर ये एप्सिलॉन वेव है, तो एप्सिलॉन वेव सार्कॉइड में भी हो सकती है, एप्सिलॉन वेव इन्फाक्शन में भी हो सकती है। तो एप्सिलॉन जहाँ से बनी है उसका भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कोई चीज़ का सिग्नेचर होगा भी तो वो हो सकता है, लेकिन ऑलवेज कीप अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एटलीस्ट वन डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब हमने 2 रखे ना, एट्रियल फिब्रिलेशन विद अंडरलाइंग एसेसरी पाथवे, एट्रियल फिब्रिलेशन विद अंडरलाइंग बंडल ट्रांसपोर्ट। फिर हमने उसको कैसे डाइसेक्ट किया कि हमने कहा नहीं, QRS विड्थ कैसी है, RR इंटरवल शॉर्टेस्ट कैसा है, और QRS विड्थ क्यों 3 में वेरी करती है, और RR क्यों शॉर्ट होता है। फिर अगला क्वेश्चन, पाथवे कहाँ पे है, अब आपको पता चलेगा। आपने कहा ना प्री एक्साइटेड एट्रियल फिब्रिलेशन, कौन सा पाथवे ले रहा है, कहाँ पे पड़ा है पाथवे? डॉक्टर साहब को देखने दें जी। एक्सीलेंट, ये तो ट्रीट पड़ गई, आपको उल्टा बोल दिया। V1 नेगेटिव में लेफ्ट साइड कैसे होगा हैं? देखो, अगर PVC, हाँ PVC अगर लेफ्ट बंडल किया तो आप RV कहते हो, और अगर राइट बंडल है तो आप LB कहते हो। तो भाई ये तो LB भी मॉर्फोलॉजी है, तो आपने क्यों कहा? तो RV है, राइट साइड है। और कहाँ पे पाथवे होते हैं? नहीं, लोकेशन कहाँ पे होती है? पाथवे हमेशा एनुलस पे होते हैं, एनुलाई, राइट साइडेड एसेसरी पाथवे। आपने ये नहीं बोलना सर राइट साइडेड है, नो, राइट साइडेड ट्राइकस्पिड एनुलस। आइंदा हमेशा पाथवे एनुलस के ऊपर होते हैं, एक्सेप्ट एट्रियोफेसिकुलर, जो कि आपका मॉडरेटर बैंड राइट बंडल तक उसकी जाती है, वो बेसिकली डुप्लीकेट है एवी नोड हिस परकंजे सिस्टम राइट बंडल। एट्रियोफेसिकुलर डुप्लीकेट है नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम का। अदरवाइज कन्वेंशनल एसेसरी पाथवे, कन्वेंशनल एसेसरी पाथवे एनुलस के ऊपर होते हैं। तो माइट्रल एनुलाई, ट्राइकस्पिड एनुलाई, माइट्रल एनुलस, ट्राइकस्पिड एनुलस। तो ये कहाँ पे है? राइट साइडेड ट्राइकस्पिड एनुलस। ठीक हो गया। अब एनुलस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसे सर है उसका फ्रंट है उसका बैक है, इसी तरह ट्राइकस्पिड एनुलस है तो उसका सेप्टल है, उसका फ्री वॉल है, उसका एंटीरियर है, उसका या सुपीरियर है, उसका इंफीरियर है। वो मेरा ख्याल कुछ कहना चाह रहा है, मुबीन कोई पेशेंट है तो कोई भी चीज़ है तो नंबर 1 राइट साइडेड ट्राइकस्पिड एनुलर एसेसरी पाथवे। अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि वेयर, ठीक है, तो अब आप उसको सुपीरियर कहते हैं, उसको इंफीरियर कहते हैं, या एंटीरियर कहते हैं, पोस्टीरियर कहते हैं, सेप्टल कहते हैं, या लैटरल कहते हैं।
तो आपने सिंपल रखना है, एंटीरियर, इंफीरियर या सुपीरियर, इंफीरियर, सेप्टल, लैटरल, बस। कोई कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, अच्छा ये एंट्रोसेप्टल है, नहीं ये एंट्रोलैटरल है, नहीं ये थोड़ा सा राइट पोस्टल सेप्टल है, नहीं ये पोस्टल लैटरल है, वो हमारा काम है। ठीक है जी। राइट ट्राइकस्पिड, एनुलाई, एसेसरी पार्ट, एग्री? कहाँ पे है? फ्री वॉल, हाँ, व्हाट इज फ्री वॉल? सेप्टल वाली लोकेशन में ही है वो। क्यों? क्योंकि 2-3 EVF नहीं सर, इसमें जो वो है ना RBF की प्रोग्रेशन प्रिकॉर्डियल लीड्स के अंदर वो डिलेड है। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड एनुलस होता है, ठीक है, और जो माइटल एनुलस होता है, अब मेरी बात समझ गए? वो एक ही प्लेन में नहीं होते, वो थोड़ा नीचे होता है, वो थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन है ये आपका सेप्टल है, सेप्टल है। अब जब इसको हम आर्यो में देखते हैं तो ये एंटीरियर है, ये मिड है और ये पोस्टीरियर है, तो ये एंट्रोसेप्टल है। अभी जो पेशेंट हुआ था वो एंट्रोसेप्टल एसेसरी पाथवे का हमने किया था कल थर्सडे को, उसकी प्री और पोस्ट ECG आपसे मुझे चाहिए, आप जहाँ से मर्जी ढूंढे, वहाँ डिस्चार्ज हो गया होगा, सिस्टर को कहें कि जो एंट्रोसेप्टल पाथवे का था उसका नंबर लेके प्री और पोस्ट ECG, आप कभी आपको वो केस नहीं भूलेगा, ठीक है, कि वो राइट एंटीरियर पैरासेप्टल था, मिड सेप्टल और पोस्टोसेप्टल, ठीक हो गया। ये सबसे ज़्यादा आपका कंडक्शन सिस्टम यहाँ पड़ा हुआ, तो इसलिए ये डेंजरस है, ठीक है। इसके अलावा सब राइट फ्री वाल है, ये राइट फ्री वाल की एंटीरियर है, ये लैटरल है और ये पोस्टीरियर है। उन्होंने कहा कि V1 नेगेटिव है, V2 नेगेटिव है, तो सेप्टल आउट हो गया, तो V1 इधर है, V2 इधर है, तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए V1 से V2 में QRS, तो वो सेप्टल है, वो आउट हो गया V1 से V2। हाँ जी, क्या हाल है बताइए। यहाँ पर आपकी 2-3 AVF लीड पड़ी है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ जहाँ पे होगी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन उससे दूर जाएगी, तो वो वहाँ पे नेगेटिव होगी। PVC RVC इसलिए है कि RV एंटीरियर है, उससे दूर जा रही है, तो V1 में नेगेटिव है। तो 2-3 AVF में QRS कैसा है? ये एरिया भी आउट हो गया, ये हमने पहले आउट कर दिया कि V1 में भी नेगेटिव है, V2 में पॉजिटिव नहीं हुई, तो सेप्टल नहीं है, समझ गए। तो हमने राइट सेप्टल को आउट कर दिया। उसके बाद हमने कहा 2-3 AVF इंफीरियर लीड्स हैं, उसकी तरफ नेगेटिव होना चाहिए QRS, अगर वहाँ से कोई चीज़ निकल रही है वो पॉजिटिव है, वो भी आउट हो गया। अब हमारा क्या रह गया? ये एरिया रह गया, ये एरिया रह गया। 1 AVL कैसी है? AVL थोड़ी नेगेटिव है। तो ये बेसिकली जो लोकेशन आएगी जब हम इसको करेंगे, तो ये इसकी लोकेशन यहाँ पे बनेगी। इसको हम अपने ज़ुबान में फर्दर क्लासीफाई करें। लैटरल मीन 9 o'clock, ठीक है, 11 o'clock या 12 o'clock एग्जैक्ट एंटीरियर हो गया, और 9 to 11 o'clock एंट्रोलैटरल हो गया। तो ये बेसिकली ट्रू लैटरल और एंटीरियर के दरमियान है, एंट्रोलैटरल है। अगर 1 भी पॉजिटिव हो, AVL भी पॉजिटिव हो, 2-3 AVL भी पॉजिटिव हो, तो वो एंटीरियर होगा। देखो जैसे नॉर्मल साइनस नोड से इम्पल्स जाती है तो सब कुछ पॉजिटिव होता है ना, तो इसका मतलब है ये ऐसे जा रहा है, उनकी तरफ जा रहा है, तो ये एंटीरियर होगा। तो इसलिए इसकी लोकलाइजेशंस कुछ और नहीं, तो जो लैटरल कहेगा वो भी ठीक है, जो एंट्रोलैटरल कहेगा वो भी ठीक है, पोस्टीरियर कहेगा जस्टिफिकेशन नहीं है, सेप्टल कहेगा जस्टिफिकेशन। यहाँ पे आपके पासिंग मार्क्स हो गए, ये एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, ठीक हो गया। तो अब हम देखें हमने इस पेशेंट को कैसे लिया कि इरेगुलर वाइट बीच टैकिकार्डिया, उसका डिफरेंशियल 8 थी, ठीक हो गया। उसके बाद 2 में डाइसेक्ट किया, 2 को आपस में डिफरेंशिएट किया, पाथवे तक पहुँचे। पाथवे में राइट फ्री वाल हमेशा चैलेंजिंग होते हैं, तो इसलिए इन पेशेंट्स में हम मिल के ऊपर करते हैं। क्या है ये उन्होंने लोन लेना ऊपर से। और साहब आपको तो ये 11 बजे आइंदा क्लास स्टार्ट करनी है। हाँ जी, रेगुलरली ये हमेशा जहन में रखें बेटा। SVT भी क्या होता है? रेगुलरली रेगुलर भी होता है, ठीक है ना, रेगुलरली रेगुलर भी आपको मिलेगा SVT, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपने उनको ये बताया हुआ था पहले? डॉक्टर साहब ने क्यों बोला प्लेस एरिएटेड फिब्रिलेशन? नहीं बताया था, तो फिर इनको ईपी में आना चाहिए, तो आपने नहीं आना। नहीं, शौक तो वही कारण क्या है, पैसे